हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य की काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। इस सीरीज में टोटल 500 क्वेश्चन है भाई। ठीक है, 500 क्वेश्चन है और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिल्कुल नए क्वेश्चन है आप सभी के लिए। ठीक है, तो क्लास अगर पसंद आती है तो क्लास दी है जो मैं हिंदी साहित्य की थ्योरी क्लास से करवाने लग रही हूँ, उसकी मैंने आपको प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड करवा दी है। ठीक है, तो प्लीज़ आप जाकर उन क्लासों को ज़रूर से ज़रूर देखें और फिर ये क्वेश्चन आप लगाएं, आपको पता चल कर पाएंगे। ठीक है भाई, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट भी ज़रूर से ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करना। और पीडीएफ अब की बार जब हमारे क्वेश्चन टोटल 500 हो जाएंगे तब आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर भाई। ठीक है, तो चैनल को भी ज्वाइन ज़रूर से ज़रूर कर लेना, क्योंकि क्लास का लिंक भी आपको वहीं पे मिल जाता है। ठीक है, पीडीएफ भी वहीं पे मिल जाता है। और कोई आपके पेपर के विषय में अपडेट होती है या कुछ और है तो आपको टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले अपडेट दी जाती है, तो उसको भी ज्वाइन जरूर से ज़रूर करें। तो साहित्य का इतिहास कितने कालों में विभक्त है। हिंदी साहित्य का इतिहास कितने कालों में विभक्त है। 3 में है, 4 में है, 5 में है, 6 में है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास 4 कालों में विभक्त है। कितने कालों में विभक्त है? 4 कालों में विभक्त है। ठीक है, कौन कौन से है वो 4 काल? आदिकाल, ठीक है, भक्तिकाल, रीतिकाल और भाई आधुनिक काल। इन 4 कालों में हिंदी साहित्य का इतिहास विभाजित है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जो ये विभाजन हुआ है वो भाषा के आधार पर, विषय वस्तु के आधार पर, सामाजिक परिस्थितियां और काव्य प्रवृत्तियों के आधार पर किया गया है। ठीक है, जो आदिकाल है, ठीक है, आदिकाल जो है, आदिकाल इसमें वीरता, परंपरा, ठीक है, ये प्रमुख रही हैं। भक्ति काल में भाई ईश्वर भक्ति, लोक चेतना ये महत्वपूर्ण रही है। ठीक है, रीति काल में श्रृंगार और अलंकार प्रधान काव्य, ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है भाई। और आधुनिक काल में सामाजिक अर्थात राष्ट्रबोध और नई विधाओं का विकास हमें देखने को मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। का उद्भव किस भाषा से माना जाता है? जो हिंदी साहित्य है इसका उद्भव किस भाषा से माना जाता है? संस्कृत, पाली, अपभ्रंश या प्राकृत? तो जो हिंदी साहित्य है इसका उद्भव अपभ्रंश भाषा से माना जाता है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। जितनी भी प्राकृत भाषाएं हैं वो सभी आगे चलकर अपभ्रंश बनी और वहीं से भी लोक भाषाओं का विकास हुआ था जब अपभ्रंश, ठीक है, क्या बताया मैंने, संस्कृत से विकसित प्राकृत भाषाएं आगे चलकर अपभ्रंश बनी और उन्हीं से लोक भाषाओं का फिर विकास हुआ था। अपभ्रंश में जनसाधारण की बोली क्या है भाई? अपभ्रंश में जनसाधारण की बोली, सरल शब्दावली, लोक भावनाएं अधिक स्पष्ट दिखती है भाई, ये आपको ध्यान की जड़ें अपभ्रंश में मानी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, आदिकाल को किस नाम से भी जाना जाता है? जो आदिकाल है इसको और किस नाम से जाना जाता है? वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल? तो भाई आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भी प्रमुख रचनाएं हैं उसमें वीरता, युद्ध, राजाओं का भी पराक्रम, राजाओं का पराक्रम और सामंती जीवन, क्या भी? और सामंती जीवन पर आधारित सारी की सारी रचनाएं हैं आदिकाल में। ठीक है, ठीक है, चारण भाट कवि थे। ठीक है, चारण भाट
और दरबारी कवि हुए हैं, जितने भी भाई आदिकाल में चारण भाट दरबारी कवि हुए हैं, उन्होंने अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा की है और उनके युद्ध वर्णन लिखे हैं भाई। और इस साहित्य में उत्साह क्या था भाई? उत्साह था, रण गर्जना थी, ठीक है, बलिदान और शौर्य का चित्रण अधिक मिलता है, ठीक है, अधिक मिलता है। इसलिए वीर रस की प्रधानता हमें आदिकाल में देखने को मिलती है। जितने भी आदिकाल की रचनाएं हैं उसमें हमें वीर रस की प्रधानता देखने को मिली है, ठीक है। आदिकाल में सिद्धनाथ साहित्य भी हमें देखने को मिला है। फिर भी लोकप्रिय पहचान हमें वीर गाथा परंपरा से बनी है, ये आपको ध्यान रखना है। आदिकाल की जो आदिकाल है इसकी लोकप्रिय पहचान वीर गाथा परंपरा से ही हमें मिली है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? हिंदी साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज रासो, रामचरितमानस, पद्मावत या कामायनी? ठीक है, जो पृथ्वीराज रासो है ये हिंदी साहित्य का प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, ठीक है, आदिकाल का ये ग्रंथ है, ठीक है। रामचरितमानस ये भक्ति काल का है, पद्मावत भी भक्ति काल का है और जो कामायनी है यह आधुनिक काल का ग्रंथ रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है भाई। और जो पृथ्वीराज रासो है भाई, ठीक है, इसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन, युद्ध और वीरता का वर्णन मिलता है, इसलिए यह वीर गाथा परंपरा का प्रमुख उदाहरण है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ, ठीक है। पृथ्वीराज रासो जो है इसकी भाषा डिंगल पिंगल मिश्रित है भी, ठीक है, डिंगल पिंगल या लोक भाषा का मिश्रण इसकी भाषा में देखने को मिलता है, ठीक है, पृथ्वीराज रासो की, ठीक है। कहानी की प्रमुख विशेषता क्या है? जो कहानी विधा है इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? विस्तार है, एक प्रभाव है, अलंकार है या कल्पना है? तो कहानी की प्रमुख विशेषता एक प्रभाव है। क्या है? एक प्रभाव है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्यों मानी जाती है एक प्रभाव कहानी की विशेषता? कहानी पढ़ने के बाद जो पाठक है उसके मन में एक सघन और संयुक्त प्रभाव पड़े, ठीक है, इसलिए एक प्रभाव माना जाता है। कहानी सीमित पात्रों, कम घटनाओं और संक्षिप्त रूप में किसी एक स्थिति, संघर्ष, भाव को उभारती है। इसका उद्देश्य शब्दों में प्रभावशाली अनुभूति देना कहानी का उद्देश्य होता है। कहानी में आरंभ, क्या भी कहानी में आरंभ, विकास और अंत चुस्त रहता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए कहानी एक घटना नहीं बल्कि एक प्रभाव ही कहानी की पहचान है भाई। उपन्यास की प्रमुख विशेषता क्या है? जो उपन्यास है इसकी प्रमुख विशेषता क्या रहेगी? संक्षिप्तता, एक घटना, विस्तृत कथानक या प्रतीक? तो भाई उपन्यास की प्रमुख विशेषता में विस्तृत कथानक रहेगा। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। उपन्यास में अनेक पात्र, उपकथाएं, सामाजिक संदर्भ, समय, परिवेश और घटनाओं का क्या है? विस्तार हमें देखने को मिलता है, ठीक है। यह केवल एक घटना पर नहीं टिकता, क्या भी जो उपन्यास है ये केवल एक घटना पर नहीं टिकता बल्कि चरित्रों के विकास, उनके मनोविज्ञान, उनके संबंधों और समाज की जटिलताओं को सामने लाता है, ठीक है। उपन्यास में वर्णन, संवाद, संघर्ष और परिवेश का बड़ा फलक होता है, इसलिए उपन्यास को, ठीक है, जो उपन्यास है इसको क्या कहते हैं? जीवन का महाकाव्य, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है।
ठीक है। उपन्यास को जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, आत्मकथा किस विधा के अंतर्गत आती है? जो आत्मकथा ये किस विधा के अंतर्गत आती है? तो किस विधा के अंतर्गत आती है? काव्य, नाटक, गद्य या आलोचना? तो जो आत्मकथा है ये गद्य विधा के अंतर्गत आती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आत्मकथा लेखक के जीवन का स्वयं लिखन द्वारा लिखा गया विवरण होता है आत्मकथा। इसलिए आत्मकथा क्या है? एक गद्य विधा के अंतर्गत आती है। इसमें जो लेखक होता है वो अपने बचपन, अनुभव, ठीक है, उसके संघर्ष, उसकी उपलब्धियां, सामाजिक परिवेश, आत्मविश्लेषण प्रस्तुत करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आत्मकथा का उद्देश्य क्या है? कल्पित मनोरंजन नहीं होता भाई। ठीक है, आत्मकथा का उद्देश्य कल्पित मनोरंजन नहीं होता, बल्कि क्या होता है? जीवन, सत्य और व्यक्तित्व निर्माण की यात्रा को दिखाना होता है आत्मकथा का उद्देश्य। ठीक है, और इसकी भाषा सामान्यतः सरल, जो आत्मकथा है इसकी भाषा सामान्यतः सरल होती है। ठीक है, तथ्यात्मक होती है, विचार प्रधान होती है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और कविता या नाटक जैसी रचनात्मक विधा नहीं है आत्मकथा की, बल्कि क्या है? अनुभव आधारित गद्य रूप है। ठीक है, आत्मकथा का क्या है? अनुभव आधारित गद्य रूप है आत्मकथा का। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसलिए जो आत्मकथा है इसको कथेतर, क्या भी? कथेतर गद्य की महत्वपूर्ण विधा माना जाता है आत्मकथा को। अगला क्वेश्चन है, रेखा चित्र में किसका चित्रण है? जो रेखा चित्र है इसमें किसका चित्रण है? तो किसका है? कल्पना का, व्यक्तित्व का, इतिहास का या दर्शन का? तो भाई जो रेखा चित्र है इसमें किसका दर्शन होता है? तो इसमें व्यक्तित्व का दर्शन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। रेखा चित्र में किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का संक्षिप्त, जीवंत और प्रभावशाली चित्रण होता है। कैसा चित्रण होता है? ठीक है, संक्षिप्त होता है, जीवंत होता है और प्रभावशाली चित्रण होता है रेखा चित्र में। ठीक है, जो रेखा चित्र है यह पूर्ण जीवनी नहीं है। रेखा चित्र क्या है? पूर्ण जीवनी नहीं होती है, बल्कि लेखक अपने अनुभव के आधार पर किसी व्यक्ति की आदतें, उसका स्वभाव, उसकी बातचीत, उसका व्यवहार, उसकी विशेषताओं को छोटे छोटे प्रसंगों से क्या है? उभारता है। इसमें रेखा चित्र में कल्पना कम और यथार्थ अधिक होता है। ठीक है, जो रेखा चित्र है इसमें जो कल्पना है ये तो कम होती है और जो यथार्थ है ये क्या है? अधिक होता है भाई। ये आपको, इसकी शैली कैसी होती है? साहित्यिक होती है भाई, ये आपको ध्यान रखना ये भी। ठीक है, और रेखा चित्र का उद्देश्य पाठक के सामने किसी व्यक्ति का स्केच प्रस्तुत करना होता है, ताकि वह व्यक्ति पाठक को सजीव लगे। इसलिए रेखा चित्र में मुख्य रूप से व्यक्तित्व चित्रण ही किया जाता है, आपको ध्यान रखना है भाई। अगला क्वेश्चन है, पत्रकारिता से संबंधित गद्य विधा है। पत्रकारिता से संबंधित गद्य विधा कौन सी है? तो संस्मरण है, रिपोर्टाज है, निबंध है या उपन्यास है? ठीक है, पत्रकारिता से संबंधित तो क्या है? रिपोर्टाज रहेगा। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। क्यों है भाई ये? क्योंकि किसी घटना, स्थान, परिस्थिति का प्रत्येक तथ्यपूर्ण और क्रमबद्ध वर्णन, ठीक है, रिपोर्टाज में ही किया जाता है। ठीक है, यह रिपोर्टिंग शैली में लिखा जाता है। जो रिपोर्टाज है, ठीक है, जो रिपोर्टाज है भाई ये क्या? रिपोर्टिंग शैली में लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ लेखक आंखों देखी बातें, ठीक है, रिपोर्टाज में क्या है? आंखों देखी बातें, उसका वातावरण, समय, उसका क्रम, लोगों की प्रतिक्रिया और वास्तविक विवरण को क्या है? प्रस्तुत करता है। रोचक और साहित्यिक होती है। जो रिपोर्टाज है इसकी भाषा कैसी होती है? रोचक और साहित्यिक होती है भाई।
ठीक है। व्यक्तिगत क्या है? व्यक्तिगत स्मृतियों पर आधारित होता है। व्यक्तिगत स्मृतियों पर आधारित होता है संस्मरण। ठीक है। निबंध क्या है? निबंध एक विचार प्रधान होता है। उपन्यास, उपन्यास क्या है? कल्पित कथानक वाला होता है, इसलिए पत्रकारिता प्रधान विधा के रूप में रिपोर्टाज बिल्कुल सही है। कथेतर गद्य में क्या नहीं आता? निबंध, जीवनी, कहानी या संस्मरण। तो भाई कथेतर गद्य तो कहानी नहीं आती है, ये आपको ध्यान रखना है। जो कथेतर गद्य है इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कथा के अलावा। ठीक है, क्या है? कथा के अलावा कथेतर गद्य का अर्थ होता है, यानी कथा में कहानी और उपन्यास होते हैं, इनके अलावा अन्य गद्य विधाएं होगी जैसे निबंध, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत आदि सभी कथेतर गद्य के अंतर्गत ही आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और जो कहानी है ये कथात्मक विधा है। कैसी है? कथात्मक विधा है। ठीक है, कहानी क्या है? कथात्मक विधा है, ये आपको ध्यान रखना है। और कथेतर में ये नहीं आती है। कथेतर गद्य में लेखक अनुभव, विचार, विश्लेषण या व्यक्तित्व चित्रण करता है, जबकि कहानी में घटनाओं और पात्रों के माध्यम से कथानक रचा जाता है। कहानी में क्या? आदिकालीन काव्य की भाषा थी। जो आदिकालीन काव्य था, यानी आदिकाल के काव्य थे, उनकी भाषा कैसी थी? तो ब्रज थी, अवधी थी, डिंगल थी या खड़ी बोली थी? तो आदिकालीन काव्य की भाषा भाई डिंगल थी। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, आदिकाल में वीर गाथात्मक काव्य की भाषा के रूप में क्या है? डिंगल का काफी प्रभाव था भाई। ठीक है, डिंगल राजस्थानी क्षेत्र की काव्य भाषा थी। ठीक है, जो डिंगल है ये राजस्थानी क्षेत्र की काव्य भाषा थी। इसमें वीरता, युद्ध, राजस्व और चारण परंपरा का साहित्य रचा गया है, ध्यान रखना है। ठीक है, और जो आदिकाल समय था, ठीक है, यानी उस समय हिंदी का मानक रूप विकसित नहीं था, इसलिए क्षेत्रीय भाषाएं बोलियों में काव्य लिखा जाता था। डिंगल के साथ पिंगल अपभ्रंश का मिश्रण भी मिलता है। ब्रज और अवधि का व्यापक साहित्यिक विकास बाद के भक्ति काल में दिखाई देता है, इसलिए आदिकाल के संदर्भ में डिंगल बिल्कुल सही है। इसका प्रमुख रस कौन सा था? तो आदिकाल जो है इसका प्रमुख रस कौन सा है? तो आदिकाल का प्रमुख रस श्रृंगार है, वीर है, करुण है या शांत है? तो आदिकाल का प्रमुख रस वीर रस है। कैसा रस है? वीर रस है, क्योंकि इस काल में रचनाओं में क्या था? युद्ध वर्णन हुआ आदिकाल में, शौर्य था भाई, पराक्रम, ठीक है, राजाओं की विजय, बलिदान और वीरता के प्रसंग बहुत अधिक लिखे गए थे। समान था इसमें जो वीरता या सामाजिक आदर्श थी। कवि अपने आश्रयदाता राजाओं के गुणगान हेतु रणभूमि, घोड़े, हथियार, सेना और युद्ध नीति का चित्रण करते थे। इससे कविता में उत्साह और ओज का स्वर उभरता है, जो वीर रस की पहचान कराता है। इसलिए आदिकाल की प्रमुख रस धारा वीर रसी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल का समय माना जाता है। भक्ति काल का समय क्या माना जाता है भाई? 1000 से 1375, 1375 से 700, 700 से 19 या 1900 से अब तक। तो भक्ति काल का समय सामान्यतः 1375 से 1700 ईस्वी माना जाता है। भक्ति आंदोलन के माध्यम से, ठीक है, जो ये समय था, जो काल था ये, ठीक है, इस काल में भक्ति आंदोलन के माध्यम से साहित्य में ईश्वर भक्ति, साहित्य में क्या थी? ईश्वर भक्ति, लोक कल्याण, समानता और नैतिकता का संदेश, क्या भी? नैतिकता का संदेश फैला। ठीक है, समाज में जाति पाति,
कर्मकांड और ब्रह्म आडंबर के विरोध के स्वर उठे। ठीक है। और निर्गुण भक्ति, इसमें निर्गुण भक्ति में कबीर आदि कवि आते हैं, और सगुण भक्ति में सूरदास और तुलसीदास आदि कवि आते हैं। ठीक है। ये दो मुख्य धाराएं बनी थी। ठीक है। निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति ये दो मुख्य धाराएं भक्ति काल में बनी थी। और लोक भाषा में, ठीक है, जो लोक भाषाएं थी, लोक भाषाओं में रचनाएं होने से साहित्य व्यापक जनता तक भी पहुंचा था भक्ति काल में। ठीक है। इसलिए इसकी समय सीमा 1375 से 1700 ईस्वी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निर्गुण भक्ति के प्रमुख कवि कौन थे? तो निर्गुण भक्ति के प्रमुख कवि कौन थे? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या बिहारी? तो निर्गुण भक्ति के प्रमुख कवि कबीरदास जी माने जाते हैं। ठीक है। निर्गुण भक्ति में ईश्वर को निराकार, गुण रहित और सर्वव्यापी माना जाता है। ठीक है। और निर्गुण भक्ति परंपरा के सबसे प्रमुख कवि कौन थे? कबीरदास थे। कौन थे भाई? कबीरदास थे। और जो कबीरदास जी है, इन्होंने जातिवाद, पाखंड, ढोंग और कर्मकांड का तीखा विरोध भी किया था। ठीक है। और सत्य, प्रेम और मानवता की बातें कही थी। कबीरदास की भाषा भी पूछी जाती है, तो इनकी भाषा कैसी थी? सद्दू कड़ी थी। कैसी थी भाई? सद्दू कड़ी इनकी भाषा थी, जो सरल होते हुए भी गहरी थी। भाषा कैसी थी भाई? सरल होते हुए भी गहरी भाषा थी। ठीक है। और इनके दोहे और साखियां आत्मज्ञान तथा समाज सुधार का संदेश देते थे। ठीक है। तुलसीदास और सूरदास ये सगुण भक्ति के कवि हैं। बिहारी दास रीतिकाल के कवि हैं वे। अगला क्वेश्चन है, सगुण भक्ति की भाषा थी, जो सगुण भक्ति है इसकी भाषा कैसी थी? खड़ी बोली थी, ब्रज और अवधि थी, डिंगल थी या संस्कृत थी? तो सगुण भक्ति में ईश्वर को साकार रूप में राम और कृष्ण मानकर भक्ति की जाती है, यह आपको ध्यान रखना है। और जो सगुण भक्ति धारा है, इसमें मुख्य रूप से ब्रज और अवधि भाषा रही है भाई। ठीक है। और जो कृष्ण भक्ति शाखा है, इसके प्रतिनिधि कवि भाई कौन थे? सूरदास थे। ठीक है। इन्होंने ब्रज भाषा में माधुर्य, संगीतात्मक और लीलाओं का वर्णन किया है श्री कृष्ण का। जबकि जो राम भक्ति शाखा है, ठीक है, राम भक्ति शाखा, इसके प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी थे। और इन्होंने अवधि में, ठीक है, राम कथा और मर्यादा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण किया है। ये दोनों लोक भाषाएं जनता में लोकप्रिय थी, इसलिए भक्ति साहित्य तेजी से फैला। ठीक है। खड़ी बोली का साहित्यिक विकास बाद में हुआ था, इसलिए सगुण भक्ति की प्रमुख भाषा ब्रज अवधि ही मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, सूफी काव्य का संबंध है। तो सूफी काव्य का संबंध किससे है? राम भक्ति से, कृष्ण भक्ति से, प्रेम मार्ग से या ज्ञान मार्ग से? सूफी काव्य का संबंध भाई प्रेम मार्ग से है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और जो सूफी संत थे, ठीक है, सूफी संत जो थे वो ईश्वर प्राप्ति को प्रेम की साधना मानते थे। ठीक है। किसकी? प्रेम की साधना मानते थे। और सांसारिक प्रेम को आध्यात्मिक प्रेम का प्रतीक बनाकर प्रस्तुत करते थे भी। और व्याख्यानों में नायक नायिका, ठीक है, नायक नायिका का मिलन, उनका विरह, ठीक है, वास्तव में आत्मा और परमात्मा के संबंध का रूपक होता था। जैसे पद्मावत जैसे ग्रंथों में क्या था? प्रेम, त्याग था, विरह, समर्पण और आत्मिक साधना प्रमुख विषय है। इसलिए सूफी काव्य न राम भक्ति न कृष्ण भक्ति की सीधी शाखा, न केवल
ज्ञान मार्ग है, इसलिए मूल पहचान प्रेम की आध्यात्मिक साधना है। ठीक है, क्या है भाई? सूफी काव्य की पहचान प्रेम की आध्यात्मिक साधना है, इसलिए प्रेम मार्ग बिल्कुल सही है आंसर अपना। अगला क्वेश्चन है, रीति काल को किस नाम से जाना जाता है? तो रीति काल को किस नाम से जाना जाता है भाई? ये क्वेश्चन है अपना। रीति काल को किस नाम से जाना जाता है? कलाकाल, श्रृंगार काल, भक्ति काल या वीर गाथा काल? तो रीति काल को भी श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि रीति काल में काव्य में नायक नायिका, क्या भी? नायक नायिका, प्रेम सौंदर्य, विरह मिलन, श्रृंगारिक वर्णन और अलंकार प्रयोग की प्रधानता रही है रीति काल में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जितने भी रीति काल के कवि हुए हैं उन्होंने काव्य शास्त्र, ठीक है, काव्य शास्त्र के नियमों या रीति, ठीक है, नियमों या रीति के आधार पर रचनाएं की है, जिनमें छंद, अलंकार, रस और नायिका भेद का विशेष महत्व था। भाव की सहजता की तुलना में शिल्प कौशल अधिक दिखाई देता था रीतिकाल में, इसलिए रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और जो भी बच्चा थ्योरी क्लास नहीं देखता तो प्लीज आप थ्योरी क्लास जरूर से जरूर देखें। थ्योरी क्लास आप देखते हो तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर तो हमारे रिवीजन के लिए होते हैं। देखते हैं हमने जो पढ़ा है वो कितना सही तरीके से पढ़ा है, हम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसलिए हम क्वेश्चन आंसर की ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। तो जाके देखे, प्लेलिस्ट मैंने आपको बना के दे रखी है, रामचंद्र शुक्ल की बुक की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। और मैंने सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक में से भी हिंदी साहित्य शुरू कर रखा है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं, वो भी आपको क्लासें मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, रीति काल का प्रमुख कवि कौन है? तो रीति काल का प्रमुख कवि कौन है? कबीर है, बिहारी है, निराला है या महादेवी है? तो भाई रीति काल का प्रमुख कवि बिहारी है। कौन है? बिहारी है। बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। रीति काल के प्रमुख कवि बिहारी माने जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। और बिहारी जी की काफी महत्वपूर्ण कृति है, क्या है उसका नाम? बिहारी सतसई। ठीक है, बिहारी सतसई, ठीक है, दोहों का प्रसिद्ध संग्रह है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और इसमें श्रृंगार और नीति दोनों का सुंदर समन्वय हमें देखने को मिलता है बिहारी सतसई में। ठीक है, बिहारी दास की विशेषता कम शब्दों में गहरा अर्थ, क्या है? कम शब्दों में गहरा अर्थ, अलंकार वैभव और सूक्ष्म भाव व्यंजना। ठीक है, बिहारी दास की काफी महत्वपूर्ण विशेषताएं रही हैं। ठीक है, और बिहारी दास की भाषा ब्रज है और शैली बहुत संक्षिप्त पर प्रभावशाली है भाई। कबीर दास जो है ये निर्गुण भक्ति के कवि हैं। निराला छायावाद या प्रयोगात्मक कवि रहे हैं। महादेवी छायावाद से जुड़ी हुई कवित्री है। भारतेंदु युग के प्रवर्तक कौन थे? तो प्रेमचंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, निराला या द्विवेदी जी? तो भारतेंदु युग के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, और जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, ठीक है, हिंदी में नाटक, ठीक है, क्या भाई? हिंदी में नाटक, निबंध, पत्रकारिता और सामाजिक व्यंग्य को नई दिशा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ही दी थी। देशभक्ति, समाज सुधार, शिक्षा, अंधविश्वास, विरोध और पराधीनता जैसे आधुनिक विषयों को साहित्य में प्रमुखता, ठीक है, भारतेंदु युग में ही मिली थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारतेंदु जी ने खड़ी बोली को साहित्यिक रूप में मजबूत बनाने में भी योगदान दिया था। ठीक है, भारतेंदु जी ने खड़ी बोली को साहित्यिक रूप में मजबूत बनाने में भी योगदान दिया है। ठीक है, प्रेमचंद्र बाद के युग के उपन्यास है। ठीक है,
निराला छायावाद के प्रमुख कवि है। ठीक है, द्विवेदी युग के प्रवर्तक द्विवेदी जी माने जाते हैं। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी माने जाते हैं द्विवेदी युग के प्रवर्तक। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का प्रमुख गुण था। तो प्रमुख गुण क्या था द्विवेदी युग का? कल्पना, सुधारवाद, रहस्यवाद या प्रतीकवाद? तो द्विवेदी युग का प्रमुख गुण था सुधारवाद। बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में साहित्य को समाज सुधार और राष्ट्रीय चेतना का माध्यम माना गया है। ठीक है, द्विवेदी युग में भाषा शुद्धि, क्या भी द्विवेदी युग में भाषा शुद्धि, व्याकरणिक अनुशासन, नैतिकता, शिक्षा, स्त्री सुधार और देशभक्ति के स्वर अधिक स्पष्ट हुए हैं भाई कब? द्विवेदी युग में। ठीक है, कविता और गद्य दोनों में तर्क, स्पष्टता और उद्देश्य परकता क्या है? बढ़ी भाई कब? द्विवेदी युग में। रहस्यवाद और प्रतीकवाद बाद की प्रवृत्तियां है, जबकि कल्पना प्रधान छायावाद में मिलती है भाई। ठीक है, छायावाद में हमें देखने को मिलती है कल्पना, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए जो द्विवेदी युग है भाई, इसकी पहचान सुधारवादी दृष्टि और व्यवहारिक जागरण प्रधान साहित्य में ही होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छायावाद का मुख्य तत्व है। छायावाद का मुख्य तत्व है, तो छायावाद का मुख्य तत्व क्या है भाई? सामाजिक यथार्थ, आत्मानुभूति, हास्य या व्यंग्य? तो भाई छायावाद का मुख्य तत्व है आत्मानुभूति। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, आत्मानुभूति यानी कवि की भीतर की दुनिया। ठीक है, आत्मानुभूति का मतलब क्या है? कवि की भीतर की दुनिया, जैसे भावनाएं, संवेदनाएं, कल्पनाएं, स्वपन और आत्म चेतना। ठीक है, याद ध्यान रखना है। छायावादी कवि बाहरी सामाजिक यथार्थ से अधिक अपने मन के अनुभवों, रहस्य भाव, प्रकृति सौंदर्य और आध्यात्मिक अनुभूतियों को व्यक्त करते थे। ध्यान रखना है भाई, प्रकृति चित्रण भी उनके यहाँ मन स्थिति का प्रतीक है। ठीक है, जो प्रकृति चित्रण किया है छायावादी कवियों ने, ठीक है, वहां पर भी छायावादी कवियों ने मनस्थिति का प्रतीक उसको बनाया है। ठीक है, हास्य ये छायावाद के केंद्र में नहीं है, बल्कि अन्य विधाओं धाराओं में अधिक मिलता है हास्य व्यंग्य। ठीक है, आपको ध्यान रखना है भाई। इसलिए छायावाद को व्यक्ति केंद्रित, भाव प्रधान और आत्मानुभूति आधारित काव्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवाद किस विचारधारा से जुड़ा है? रहस्यवाद, समाजवाद, आदर्शवाद या अध्यात्म? तो प्रगतिवाद साहित्य में, ठीक है, समाजवाद या मार्क्सवाद, जो प्रगतिवाद है ये भाई समाजवाद या मार्क्सवाद विचारधारा से जुड़ा आंदोलन है। ठीक है, प्रगतिवाद का उद्देश्य शोषण, क्या भी शोषण, गरीबी, वर्ग भेद, अन्याय और पूंजीवादी व्यवस्था की आलोचना करना है तथा श्रमिक, किसान और आम जनता के संघर्ष को सवर देना है प्रगतिवादी साहित्य का उद्देश्य भाई। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और प्रगतिवादी लेखक जीवन के यथार्थ को सामने लाते थे। किसको? जीवन के यथार्थ को सामने लाते थे प्रगतिवादी लेखक, और साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का साधन मानते थे। ठीक है, ये सोचते थे भाई साहित्य से ही समाज में परिवर्तन आ सकता है। रहस्यवाद, ठीक है, रहस्यवाद या अध्यात्मक इसमें इसके केंद्र में नहीं होते हैं, बल्कि सामाजिक चेतना, वर्ग संघर्ष और जन पक्षधरता प्रमुख रहती है प्रगतिवाद में। इसलिए प्रगतिवाद को
समाजवाद से जोड़कर समझना सबसे सही है। अगला क्वेश्चन है, नई कविता का संबंध है, तो नई कविता का संबंध किससे है? छंद से है, मुक्त छंद से है, दोहा से है या चौपाई से है? तो भाई नई कविता का संबंध मुक्त छंद से माना जाता है, क्योंकि इस छंद बंधन और तुकांत नियमों की कठोरता कम होती है। ठीक है। नई कविता आधुनिक जीवन के अनुभव, जैसे आधुनिक जीवन के अनुभव, अकेलापन, ठीक है, अकेलापन, अस्तित्व बोध, शहरी तनाव, संबंधों की जटिलता और सामाजिक विसंगतियों को अधिक स्वाभाविक ढंग से व्यक्त करती है नई कविता भाई। ठीक है। इसमें भाषा भी अधिक बोलचाल, प्रतीकात्मक, ठीक है, और बोलचाल की प्रतीकात्मक और प्रयोगशील हो जाती है नई कविता में। दोहा और चौपाई जैसे छंदबद्ध रूप नई कविता की पहचान नहीं है, इसलिए नई कविता को मुक्त छंद, मुक्त अभिव्यक्ति की काव्य धारा कहा जाता है। हिंदी की मानक बोली है, तो हिंदी की मानक बोली कौन सी है? ब्रज है, अवधी है, खड़ी बोली है या मैथिली है? तो भाई हिंदी की मानक बोली कौन सी है? खड़ी बोली है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। आज हिंदी का मानकीकरण मुख्यतः खड़ी बोली के आधार पर हुआ, क्योंकि यह व्यापक क्षेत्र में समझी जाती थी और आधुनिक शिक्षा, प्रशासन, पत्रकारिता तथा साहित्य की जरूरतों के अनुसार विकसित हो सकती थी खड़ी बोली। भारतेंदु और द्विवेदी युग में खड़ी बोली को साहित्यिक प्रतिष्ठा मिली और फिर यही तक हिंदी बनी। ब्रज और अवधि, जो ब्रज और अवधि है, ठीक है, ये साहित्यिक रूप से समृद्ध है, पर वे क्षेत्रीय ऐतिहासिक काव्य भाषाएं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मैथिली अलग भाषा या बोली समूह में आती है, इसलिए मानक बोली के रूप में खड़ी बोली बिल्कुल हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वर्णों के शुद्ध उच्चारण को क्या कहते हैं? तो वर्णों के शुद्ध उच्चारण को हम क्या कहते हैं? शब्द विचार, वर्ण विचार, पद विचार, वाक्य विचार। वर्णों के शुद्ध उच्चारण को हम वर्ण विचार कहते हैं। बी आंसर इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है। और इसके अंतर्गत स्वर व्यंजन का भेद, उच्चारण स्थान के अंतर्गत जैसे कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ आदि आते हैं भाई। ठीक है। उसका उच्चारण प्रकार, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण जैसी बातें हम पढ़ते हैं भाई, यह भी आपको ध्यान रखना है। सही उच्चारण से शब्दों का अर्थ स्पष्ट रहता है और भाषा में शुद्धता आती है। शब्द विचार, ठीक है, शब्द विचार शब्द भंडार, ठीक है, शब्द भंडार से जुड़ता है। जो शब्द विचार है शब्द भंडार या रचना से जुड़ता है। पद विचार व्याकरणिक पहचान से जुड़ता है। वाक्य विचार वाक्य संरचना से। इसलिए शुद्ध उच्चारण के संदर्भ में वर्ण विचार बिल्कुल हमारा सही है। तो भाई इसी के साथ आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। ठीक है। आज की क्लास में हमने 25 क्वेश्चन किए हैं बहुत ही डिटेल से। ठीक है। अगर क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले भाई। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और भाई टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर करें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।